से जाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे सवाल जो मन में उठते हैं, आम आदमी के भी और मेरे भी, क्या क्या सवाल हो सकते हैं, आगे बढ़े। लेकिन उससे पहले गणपत जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बानू जी। सर, कहाँ के रहने वाले? मैं जोधपुर का ही रहने वाला हूँ सर। अगर आप परिवहन जिला अधिकारी नहीं होते तो आप पक्का अनाउंसर होते। सर, बताएं कि क्या क्या काम होते हैं आरटीओ में? सबसे पहले आरटीओ का नाम आते ही सबसे पहले तो आता है ड्राइविंग लाइसेंस जी। आदमी के पास एक वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैध लाइसेंस होना चाहिए जी। उसके बाद में आता है उसका बाद का वैध रजिस्ट्रेशन के बाद में वाहन का टैक्स जमा होना चाहिए। सारी चीजें, व्हीकल्स भी दो टाइप के होते हैं, जिसमें नॉन ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, ट्रांसपोर्ट भी होते हैं। तो वो कैटेगरी वाइज जितने भी काम है वो सारे सारे। फिर उसके बाद में परमिट का रिलेशन भी होता है कि पैसेंजर व्हीकल्स जो है उनके परमिट भी आरटीओ ऑफिस जारी करता है, गुड्स व्हीकल है उनके परमिट जारी करता है। बहुत सारे काम है। बहुत सारे काम। मतलब इतना कि दिन भर में फुर्सत शायद ही मिल पाती है? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं मिलती जी। कोविड काल में क्या कुछ ज्यादा मुश्किल रही? कोविड काल में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो जोधपुर का था, हमारे पास में स्टाफ की बहुत शॉर्टेज थी। हमारे पास में सिर्फ 8 परिवहन निरीक्षक उप निरीक्षक हैं, जिनमें 4 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं जी। लेकिन हमारी टीम ने बखूबी उस काम को अंजाम दिया। हमारी टीम के पास जैसे ही मैसेज पहुंचता था जी, मेरे पास में मैसेज आता था कि ये गाड़ी हमारी जामनगर या भिवाड़ी या हजीरा से ऑक्सीजन लेकर रवाना हुई है जी। हम लोग उसका पूरा का पूरा लाइनअप करवाते थे बॉर्डर से, राजस्थान के बॉर्डर से। अच्छा। राजस्थान के बॉर्डर से लाइनअप करा के उसका एस्कॉर्टिंग करवाते थे। हमारी फ्लाइंग स्क्वाड साथ में रहती थी, उसके आगे चलती थी, उसको पूरा एक तरह से ग्रीन कॉरिडोर प्रोवाइड करवाते थे। हाँ, बस वही जाना, जिससे वो टाइमली जो है ऑक्सीजन यहाँ पहुंचे और कोविड काल के अंदर कोई भी कैजुअलिटी या मिस हैपनिंग किसी भी रूप में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ना हो। और इसे हमारी टीम ने बखूबी अंजाम दिया। एक भी कमी, शायद एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई जोधपुर में। बिल्कुल। और ऐसी रोज की खबरें आती थी कि वो ट्रक जो 2 दिन में आना था वो 1.5 दिन में, एक ही दिन में आ गया। साहब, हमने हमारे बॉर्डर से एस्कॉर्टिंग करवाई। इवन हमने कई बार तो अहमदाबाद तक और जामनगर तक टीम्स भेज के एस्कॉर्टिंग करवाई, उसको लाइनअप करवाया। खाना पीना, चाय पानी उनका सब हम चलती गाड़ी में उनको पकड़ाते थे और ड्राइवर्स को रिक्वेस्ट करते थे भैया मत रुको। वो भी बहुत समझदार थे, सेंसिबल लोग थे जी, तो नहीं रुकते थे। अच्छा गणपत जी, एक बात यहाँ पर सेंसिबिलिटी की आपने जो बात की कि आपका राब्ता रात दिन ऐसे ड्राइवर से पड़ता है, तो इसमें सेंसिटिव होना कितना लाजमी है? सब बहुत जरूरी है। आदमी जब तक सहनशील नहीं होगा तब तक वो सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। और सहनशीलता और एक मानवता जो है ना, उसको सही डिसीजन लेने की ओर प्रेरित करती है। सबसे बड़ी बात ये है, अगर वो सहनशील नहीं है तो फिर वो कहीं न कहीं रेकलेस ड्राइविंग करेगा, कहीं न कहीं खुद का भी नुकसान करेगा, दूसरे को भी कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाएगा, चोट पहुंचाएगा। तो वो चीज एडमिटेबल नहीं है कानूनन रूप से भी जी। मानवीय गुण जो होने बता बिल्कुल बहुत जरूरी है सर। अच्छा, ये ग्रीन कॉरिडोर है, एक बड़ा अलग सा ख्याल रहता है। हम तो कल्पना कर सकते हैं कि कॉरिडोर के दोनों तरफ कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता ग्रीन कॉरिडोर में। ग्रीन कॉरिडोर में सिंपल ये होता है कि जैसे ही हमने हमारी गाड़ी को रिसीव किया, ऑक्सीजन के लिए गाड़ी को रिसीव किया, उस गाड़ी के आगे हमारी एस्कॉर्टिंग चलती थी, पुलिस की भी एस्कॉर्टिंग चलती थी। कितना गैप होता है मेन गाड़ी से? नॉन स्टॉप चलते हैं सर जी, नॉन स्टॉप चलते हैं। आगे रास्ता खाली मिला? बिल्कुल, वो रास्ता क्लियर करवाते जाते हैं जी। किसी भी तरह का कोई भी ट्रैफिक ब्लॉकेज ना हो, कहीं टोल टैक्स पे उसको डिले ना हो। खाना प्रोवाइड करने में भी हमारी टीम साथ साथ चलती थी। 1 सेकंड का ब्रेक लगता था, खाना पकड़ाया दबाना, इस तरीके से। और सीधा उसको जहां भी डेस्टिनेशन पे लाना था, एमजीएच, एमडीएम, एएमसी या जहां भी उसका ऑक्सीजन का स्टोरेज है वहां पे ले जाना था, सीधा वहीं जाके कांटे करवा के ले जाते थे और उसके बाद में इंस्टेंटली उसका करते थे। इवन कुछ गाड़ियां जो हम लोगों ने एक्वायर की थी लिक्विड नेचुरल गैस की, क्योंकि ऑक्सीजन के टैंकर्स राजस्थान में इतने अवेलेबल नहीं थे लिक्विड ऑक्सीजन के, तो हम लोगों ने लिक्विड गैस के, नेचुरल गैस के टैंकर्स एक्वायर किए थे। उनके होस पाइप्स और कपलिंग्स नहीं बनते थे, बेसिकली उनमें मिसमैच था। वो तक हमारी टीम्स ने मैनेज करके वो बनवाए। क्या बात है। वो बनवा के उनको डिकेंट करवाने का पूरा प्रोसेस अडॉप्ट करवाया जी। पुनर साहब, सैल्यूट करने की इच्छा होती है। अरे साहब, और मन से आपका बहुत ये तो करके दिल को खुशी होती है कि इतना एक नोबल कॉज के लिए हमने नोबल काम किया। और एक नोबल कॉज वाले आदमी हमारे सामने बैठे तो श्रद्धा से सर झुकता ही है। उसके लिए बहुत आभार, और पूरी टीम के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। बहुत आपने बहुत बड़ा काम किया और नेक काम ऐसा किया है। बिल्कुल, अब तो ऑक्सीजन प्लांट्स भी लग गए हैं। और मतलब ये इमरजेंसी हमने पहली बार देखा है बिल्कुल कि इस तरह की इमरजेंसी में जिला परिवहन जो अधिकारी है उसकी भूमिका बिल्कुल बदल जाती है। साहब, इसके साथ साथ हम लोगों ने जो एक मैनेजमेंट किया वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जी बताइए। इन खाली गाड़ियों को, खाली टैंकर्स होने के बाद में हम लोगों ने इनको यहाँ से एयरलिफ्ट करवाते थे। अच्छा। तो एयरक्राफ्ट आता था, हमें उनको पूरा उनका जो भी प्रोसीजर था, उनका आरटीपीसीआर, ड्राइवर कंडक्टर का जो भी है आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना, साथ में हमारी टीम जिसको भेजना, पुलिस कांस्टेबल जिसको साथ में भेजना सिक्योरिटी के लिए जी, उसके फ्लाइंग के लिए उनका आरटीपीसीआर करवा के हम उनको एयरक्राफ्ट के अंदर साथ में भेजते थे। पूरा मतलब एयरफोर्स बेस से भी हमारा पूरा टाइप रहता था। उसके अकॉर्डिंगली क्राफ्ट आ रहा है सुबह 4 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 10 बजे। मैं पर्सनली अपना बताऊं, मैंने 21 22 घंटे जाके काम किया। क्या बात है। पूरे कोविड काल में। और इनफैक्ट मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम ने, हमारे आरटीओ साहब ने, हमारी एक इंस्पेक्टर ने, एक टीम ने, एक ड्राइवर ने, एक गार्ड ने 24 घंटे काम किया जी।
बड़ा अच्छा। और ये सभी श्रोता सुन रहे हैं, लाखों लोग आज हमें बैठ के सुन रहे हैं, वो सभी जान रहे होंगे कि क्या क्या काम हो सकता है जिसके हम सपने में कल्पना नहीं करते, वैसे वैसे काम करके पर्दे के पीछे हमारे हीरोज बैठे हैं। बिल्कुल साहब, हमने बिल्कुल पर्दे के पीछे देखी पूरा काम मोर्चा संभाला। तो पुरोहित साहब, मैं चाहता हूँ कि एक या छोटा सा गाना सुने आपकी पसंद का। पॉज किया गया। आपको एक गाना अगर याद हो तो कतरा कतरा जीने दो गाना है आशा जी का, वो सुना सकते हैं। कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो।
कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है बहने दो प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो गाने के बाद फिर से स्वागत है। श्रोताओं को बता दें कि आज जिला परिवहन अधिकारी श्री गणपत जी पुनर साहब हमारे साथ हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की ही बात कर लें, कैसे बनता है, कौन बनवा सकता है? साहब, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए डिजिटलाइजेशन बहुत अच्छा हो गया है, जिसमें सिंपल आपको परिवहन.gov.in पे अपनी एप्लीकेशन लगानी है जी। आपको अगर लर्नर लाइसेंस अप्लाई करना है 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए, तो आपको एप्लीकेशन लगानी है। उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंटेशन में आधार कार्ड हो गया, आईडी कार्ड हो गया, डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ हो गया, मार्कशीट, टीसी, कुछ भी। LIC की पॉलिसी भी चल सकती है, आ सकती है उसमें। उसके साथ में उसको एक फोटो अपलोड करना पड़ता है, अपना सिग्नेचर उसमें अपलोड करना पड़ता है, मेडिकल फॉर्म अगर रिक्वायर्ड है तो वो अपलोड करना पड़ता है, और उसके बाद में उसको फीस पे करनी पड़ती है। उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिक सब कुछ वो प्रोसेस में, जैसे आपने जो सेलेक्ट किया उसके अकॉर्डिंगली फीस आ जाएगी। फीस जमा करने के बाद में आपको स्लॉट के ऑप्शन पे आएगा। अच्छा, तो आप जब स्लॉट लेंगे तो उस नियत तिथि और नियत टाइम पे आपको आरटीओ ऑफिस आना है जी। आपको आके अपनी स्क्रूटनिंग करवानी है और टेस्ट देना है, और आपको लर्निंग का, आपके अप्रूवल का मैसेज आपके पास में आ जाएगा, बिल्कुल डिजिटलाइज, पेपरलेस। कितने साल का बच्चा जो ड्राइविंग बना सकता है? 16 से ऊपर वाला जो बच्चा है वो लूना का बना सकता है लाइसेंस, और 18 से ऊपर जो है वो विद गियर गाड़ी प्लस कार का बना सकता है। कार का भी बना सकता है जी। महिलाओं के लिए कोई खास छूट या कोई? महिलाओं के लिए टेस्टिंग फीस में छूट है जी। तो ये जब एप्लीकेशन लग जाती है, जब तक सूचना आ जाती है, उसके बाद यहाँ आके उसको अपनी गाड़ी खुद की जिस दिन भी उसके पास में उसका टेस्ट और स्लॉट होता है, वो नियत समय पे हमारे पास में आ जाए। लर्निंग लाइसेंस में कोई भी व्हीकल टेस्ट नहीं होता है। अच्छा, परमानेंट लाइसेंस जब वो बनाएगा बंदा, तब उसका उस समय जो है व्हीकल का टेस्ट होगा। तो एक बार लर्निंग के लिए फिजिकली टेस्ट होगा। उसके लिए टच स्क्रीन है हमारे वहां अवेलेबल, और उसमें रैंडम क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस में से आपको जो है अब आंसर देने होते हैं। टच स्क्रीन है, उसके अकॉर्डिंगली आपका एनालिसिस हो जाता है कि आप लर्निंग के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। लर्निंग में भी कई जने फेल होते हैं क्योंकि उनमें बिल्कुल सामान्य ज्ञान नहीं होता है। जी। तो अगर कोई ऐसा लर्निंग के लिए बनवाना आना चाहे तो किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? हर बार चेंज होते हैं कुछ सवाल? सिंपल, साइड का निशान कौन सा है, बहुत सिंपल होते हैं। अच्छा, आप कौन सी लेन में चल रहे हैं, कौन सी लेन में आपको चलना चाहिए, ओवरटेक कौन सी साइड से करेंगे, सामने से गाड़ी आती तो आप क्या करेंगे, इस तरीके बिल्कुल सिंपल से सवाल, रोड साइंस से रिलेटेड और इस तरीके से ट्रैफिक रेगुलेशन से रिलेटेड। कितने अरसे बाद लर्निंग फिर परमानेंट में तब्दील हो जाता है? लर्निंग जो बनता है वो 6 महीने की वैलिडिटी के लिए बनता है जी, लेकिन उसको 30 दिन के बाद में आप परमानेंट लाइसेंस के लिए उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उस वक्त कोई टेस्ट होता है आपका? उस वक्त उसको एप्लीकेशन नंबर डाल के अपना 1000 रुपए की फीस जमा करवानी पड़ती है जी, और उसके बाद में उसको स्लॉट मिलेगा कि आप परमानेंट लाइसेंस के इस दिन के लिए इस टाइम पे आ जाइए। तो वहां पे उस दिन उसको कार्यालय में हाजिर होना पड़ता है, और स्क्रूटनिंग करवाने के पश्चात, टेस्ट होने के पश्चात जो है उसका फोटो ले लिया जाता है, फोटो कैप्चर कर लिया जाता है, और उसको स्मार्ट कार्ड अगले दिन जारी कर दिया जाता है। जी, यानी एक बार बहुत कम आना जाना रहता है। बिल्कुल जी, ये बड़ी अच्छी बात है पुनर साहब। और कई बार जो नई नई चीजें हम सुनते हैं कि गाड़ी की जो नंबर है वो या तो कंपनी खुद ही जब जहां से खरीदते हैं वही पैसे ले लेते हैं, उसका इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ। बिल्कुल। क्या ये सारा प्रोसीजर ठीक होता है या आपके यहाँ? बिल्कुल गवर्नमेंट ने एक तरह से एट सोर्स सर्विसेज देने के लिए किया कि किसी भी रूप में कोई भी वाहन अपंजीकृत रूप से, अपंजीकृत मतलब अनरजिस्टर्ड व्हीकल जी, किसी भी सूरत में रोड पे ना चले। इसलिए जितने भी डीलर्स हैं नॉन ट्रांसपोर्ट के जी, उन डीलर्स को रजिस्ट्रेशन के पावर दे रखे हैं। उनको अधिकृत रजिस्टर करता प्राधिकारी घोषित किया हुआ है, उनको ऑफिशियल ऑर्डर के साथ किया हुआ है। अच्छा, तो वो लोग एम्पावर्ड है रजिस्ट्रेशन करके देने के लिए गाड़ी को, बिना किसी वाहन को पंजीकृत किए बिना वो वाहन को उसको डिलीवर नहीं कर सकते हैं। अगर उसको कोई एडवांस नंबर लेना है तो वो जरूर एक आरटीओ ऑफिस में आके एप्लीकेशन, ऑनलाइन फैंसी पोर्टल के लिए एक एप्लीकेशन होती है। अच्छा, तो उसमें फैंसी पोर्टल में अपना चॉइस का नंबर जो है वो लगाएगा, और उसके अनुसार जो है वो बिडिंग का प्रोसेस है। उसमें अगर कोई सिंगल एप्लीकेंट होता है तो उसको अलर्ट हो जाता है, ज्यादा होते हैं तो फिर उसमें बिडिंग होती है। उसके बाद में जो भी फाइनल जो सक्सेसफुल बिडर होता है उसको नंबर अलर्ट हो जाता है, तो वो अपनी एप्लीकेशन लगा के उसके बाद में उसको नंबर आवंटित किया। बिडिंग में क्या कोई मिनिमम राशि आप खुद तय करते हैं या नहीं? वो उस पर ऑनलाइन हम लोगों को कोई तय करनी, बिडिंग का एक मिनिमम अमाउंट है वो तय करने के अलावा ऑटोमेटिकली कर सकता है। लेकिन जिसको लेने की इच्छा होती है ना, वो बिडिंग में फिर पीछे नहीं कर सकता है। जिसने तय कर लिया कि मुझे नंबर लेना है, नंबरों का आजकल वैसे भी वीआईपी थोड़ा क्रेज ज्यादा है। जी। वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ, हाईएस्ट कहां तक पहुंची बोली? लाखों में पहुंची हुई सर बिडिंग, लाखों, सिर्फ नंबर के लिए। मुझे याद है मैं लास्ट ईयर में जब यहाँ था तो उस समय अराउंड 7.5 लाख रुपए में एक नंबर बिका था। वाह, एक गाड़ी आ जाती थी। ये लोगों का शौक है। जी बिल्कुल, और एक जागरूकता भी इसको कह सकते हैं हम, चाहे तो कर सकते हैं। जी,
अच्छा, एक व्हीकल जब रोड पर होता है जी, तो साथ में क्या क्या कागजात जरूरी होते हैं? जनरली अभी एक डिजी लॉकर करके एक ऑप्शन आया है और एम परिवहन ऐप पे भी जो है सारे डॉक्यूमेंट्स उस बंदे के अवेलेबल रहते हैं, गाड़ी से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। जी। तो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के बाद में जनरली जरूरत नहीं पड़ती किसी भी वाहन चालक को अपने साथ डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए। सारे डॉक्यूमेंट्स वो अपने मोबाइल में शो कर सकता है उस डिजी लॉकर ऐप के दौरान, ऐप से। अच्छा। लेकिन इन केस ऑफ चालान, जैसे अपन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एक बंदे के पास में उसकी ओरिजिनल आरसी और ओरिजिनल लाइसेंस होना चाहिए साथ में, ताकि एटलीस्ट कम से कम वो किसी भी तरीके के चालान के ड्यूरेशन में अगर उसके पास में डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो वो ऑनलाइन प्रोसेस में उसको शो कर सके। बाकी सारी चीज डिजिटलाइज है, सारी चीज ऑनलाइन नेट पे अवेलेबल है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो चाहे तो इन दोनों डॉक्यूमेंट को भी अपने फोन में ले सकता है? सारे डिजी लॉकर में आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके वाहन से, आपका अगर आधार का लिंक है और आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, जो आपने वाहन पोर्टल पे नंबर दिया है वो सारा एक है, तो ऑटोमेटिकली आपके डिजी लॉकर पे आपके डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड आप कर सकते हैं। कैरी करने की कैरी करने की आवश्यकता नहीं जी, बड़ी अच्छी बात है, वरना एक जमाने में दिक्कत होती है तो कभी उसको मना कर देते लेने के लिए। अच्छा, ये ऑनलाइन अगर चालान हो जाता है जी तो इसका क्या प्रोसीजर रहता है? ऑनलाइन चालान अगर आपका हो गया है तो उसका भुगतान ही प्रोसीजर है। मतलब ऑनलाइन ही कर सकते हैं आप? ऑनलाइन हमारे डिपार्टमेंट में तो ऑनलाइन कर सकते हैं साहब। हमारे तो टोटल जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अगर मैं बात करूं तो वाहन पोर्टल पे जाके वो अपना एनालिसिस करवा सकता है और उसके अकॉर्डिंगली चालान जमा करवा सकता है जी, और हमारे को इंटीमेट कर सकता है। हमारे यहाँ अगर चालान कंपाउंड ऑटोमेटिकली उसमें कर देते हैं। आपके तो फिक्स ड्यूरेशन होना ही चाहिए वो? हाँ, होना ही चाहिए। अच्छा, ये जो कार्रवाइयां होती है अक्सर चालान की जी, तो आपका डिपार्टमेंट और साथ में ट्रैफिक पुलिस भी लगी रहती है, तो ये क्या संयुक्त कार्रवाई होती है? ज्वाइंट कार्रवाई होती है। अभी भी ज्वाइंट कार्रवाई अभी 15 तारीख से 24 तारीख के बीच में राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो है वो कार्रवाई होगी, ज्वाइंट कार्रवाई होगी जी। अलावा इसके कि वाहन का जो गलत इस्तेमाल है, कई बार ये कि बाहर से अधिक क्षमता से अधिक सवारियां ले जाना या वो करना, सवारी वाले को कोई सामान ले जाना, तो इसमें क्या क्या कार्रवाइयां होती है, कैसे बचा जा सकता? साहब, इसमें कार्रवाइयां जो है हमारे द्वारा जो है नियमानुसार चालान किए जाते हैं। उस बंदे की आरसी सस्पेंशन, जो चालक चला रहा है उसके लाइसेंस सस्पेंशन के लिए उसको नोटिस जारी करके उसका लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाता है, जो इस तरीके से ओवरलोड संचालित करते हैं या नियम विरोध संचालित होते हैं वाहन उनके खिलाफ। जी, चालान करते हैं, उनकी राशि बढ़ा दी गई है, कुछ वापस कम भी कर दी गई साहब, अभी कम कर दी। हाँ जी। तो नवीनतम कुछ अगर आप बता सके हमें कि जैसे हेलमेट नहीं लगा रहा आदमी या मोबाइल में बात करता हुआ जा रहा है, इसकी कुछ राशि आमतौर? मोबाइल में अगर कोई बात करता हुआ संचालित कर रहा है वाहन तो उसकी जुर्माना राशि जो है वो 1000 रुपए है। उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के अनुसार जो है उस व्यक्ति का मिनिमम 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंशन किया जाएगा। उसको नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि वो चलते हुए मोबाइल बात कर रहा था। अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसे संतुष्ट है तो ठीक है, नहीं है तो उसका लाइसेंस हम लोग 3 महीने के लिए मिनिमम निलंबित करते हैं, जिससे एक मैसेज पहुंचे जो जनता इस तरीके से मोबाइल से वाहन चलाते हुए वार्ता करते हैं। जी। अच्छा, लाइसेंस के नीचे अक्सर हम देखते हैं डॉट लगे हुए, ग्रीन है 1 2 3 4 5। जी। अब वो डिजिटलाइज हो गया सर। अब आज की तारीख में जो स्मार्ट कार्ड्स आते हैं उसमें वो चीज नहीं है, वो ऑटोमेटिकली डिजिटली चिप में हम लोग कैंसिल करते हैं तो उसके मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड मैसेज चला जाता है और हमारी अथॉरिटीज के पास, सबके पास वो होता है। मतलब वो सिस्टम आप हाँ, हमने डिजिटलाइज कर दिया। वो पहले पेपर पे जब लाइसेंस जारी करते थे उस समय था 1 2 3 4 5 डॉट्स, 2 ग्रीन और 3 लाल। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, कई गाड़ियों के पीछे AF ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है, लीगल नहीं है साहब। A/F का मतलब है अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, ये लिखते हैं, लेकिन वो लीगल वाली बात नहीं है। अप्लाइड आपने किस चीज के लिए कर रखा है, आप वाहन का संचालन क्यों कर रहे हैं अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो? अच्छा, एक गलतफहमी और है या सही फहमी आप बताएं इसके लिए, कि अगर आपने वाहन ले लिया और चला रहे हैं तो कहते हैं कि 1 महीने के भीतर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाना चाहिए, तब तक आप इसका यूज कर सकते हैं, क्या सही? अब तो वो इश्यू नहीं रहा सर। अब डीलर्स एट पास जो हैं वो रजिस्ट्रेशन खुद करके देते हैं और वो बाउंड है, बिना व्हीकल को रजिस्ट्रेशन किए हुए वो वहां डिलीवरी नहीं कर सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करके ही देता है अगला। अच्छा, नंबर प्लेट्स को लेकर कुछ धारणाएं हैं? कोई धारणा नहीं सर। नंबर प्लेट्स जो है, पहले एक इश्यू था जिसमें यह था कि HSRP बन के आती थी। अब जो वाहन का निर्माता है जी, वो निर्माता ही वाहन की नंबर प्लेट बनाकर देगा। जैसे आपको नंबर अलॉट कर दिए तो वो निर्माता जो है प्लेट वाहन के साथ में भेजता है, उसको जो है एम्बोस करके डीलर जो है उसके ऊपर प्लेट को लगवा के वाहन को रवाना करते हैं। गणपति जी, यहाँ एक छोटा सा विराम लेना चाहते हैं, म्यूजिकल विराम। जी बिल्कुल। आपकी पसंद का दूसरा गाना है? हाँ, रफी साहब का गाना सुना दीजिए। चलिए रफी साहब का गाना सुनते हैं।
राही अनजान राहों का, मैं राही अनजान राहों का। ओ यारो मेरा नाम अनजाना, मैं राही अनजान राहों का। ओ यारो मेरा नाम अनजाना, ओ यारो मेरा नाम अनजाना। मैं पंछी अनजान बागों का, ओ यारो मेरा नाम अनजाना। सारे गीत अनजाने, मेरे सारे गीत अनजाने। जाने क्या ये लोग दीवाने, जाने बस ये कलियां, ये फूलों की गलियां। जाने बस ये कलियां, ये फूलों की गलियां। मैं रागी अनजान गीतों का, बहारों मेरा नाम अनजाना। मेरा ही अनजान राहों का, ओ यारो मेरा नाम अनजाना। चलता हूँ मैं दूर मंजिल से, चलता हूँ मैं दूर मंजिल से। मेरा क्या है काम साहिल से, हर तूफानी धारा मेरा है किनारा। हर तूफानी धारा मेरा है किनारा। मैं मांझी अनजान धारों का, नजारों मेरा नाम अनजाना। मेरा ही अनजान राहों का, ओ यारो मेरा नाम अनजाना। रस्ते में बाहर मिल जाए, रस्ते में बाहर मिल जाए। शायद कोई यार मिल जाए। निकला हूँ अकेला, ढूंढूं कोई मेला। निकला हूँ अकेला, ढूंढूं कोई मेला। मैं साथी अनजान सपनों, पुकारो मेरा नाम अनजाना। मेरा ही अनजान राहों का, ओ यारो मेरा नाम अनजाना। ओ यारो मेरा नाम अनजाना। मैं पंछी अनजान बागों का, ओ यारो मेरा नाम अनजाना। और इस गाने के बाद थोड़ा सा समय हमारे पास और बचा है
अच्छा, कोई पुराना वाहन मेरे पास है लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में है, नॉट वाहन आप स्कूटर मोटरसाइकिल ना? जी जी, हाँ बिल्कुल। तो वो कितना साल तक हम चला सकते हैं? वो आप चला सकते हैं साहब। अगर आप पहले पंजीयन जो होता है वो 15 साल का होता है, उसके बाद में 5वां साल के अकॉर्डिंगली आपके वाहन का आरसी रिन्यूअल होता है जी, तो वो आप करवा सकते हैं। अगर आपका वाहन अच्छी कंडीशन में, आप वाहन को आपको एक बार प्रोड्यूस करना पड़ेगा जी, और ग्रीन टैक्स वगैरह भरने के बाद में आपकी वाहन की आरसी रिन्यूअल कर दी जाएगी जी। अच्छा, कई चोरी के वाहन भी इधर उधर बिकने के लिए आते हैं और अपने तरीके से इसके लिए आजकल एक एनसीआरबी करके है, उसमें जनरली जांच में पता चल जाता है एनसीआरबी में कि ये वाहन के चेसिस नंबर या कहीं न कहीं ये अगर थेफ्ट हुआ है तो उससे ट्रेस आउट हो जाता है कि ये वाहन चोरी का है या नहीं है। जी, नेशनल क्राइम जीपीएस सिस्टम क्या आपने? वीएलटीएस सिस्टम का अभी एम्बुलेंसेस में भी किया है और जितने भी सार्वजनिक सेवा के परिवहन यान है उनमें मैंडेटरी किया है, जैसे बस है, स्कूल बस है, इनमें वीएलटीएस मैंडेटरी किया है। उसमें सबसे बड़ा आराम यह है कि वाहन को ट्रैक किया जा सकता है इमरजेंसी के ड्यूरेशन में कहां भी है। उसमें एक पैनिक बटन भी लगता है, जो स्कूल में अगर कोई बच्चा जा रहा है और उसको अगर किसी भी प्रकार की असावधानी या कुछ भी उसको मिस हैपनिंग लगती है तो वो उस पैनिक बटन को दबा सकता है। उस पैनिक का जो एक मैसेज है वो कंसर्न थाने में जाएगा, एक स्टेट कंट्रोल रूम में जाएगा, पूरी को सभी को एक अलर्ट मोड पे डालेगा। उसके अकॉर्डिंगली जितनी जल्दी कोई भी सहायता है उस तक पहुंच सकती है एक्सीडेंट के केस में, सभी तरीके से। और ट्रेस आउट भी हो सकता है। एम्बुलेंस के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो एम्बुलेंस जैसे कोविड के अंदर जो है एम्बुलेंसेस किसी को रिक्वायरमेंट है तो वो एक स्टेट सर्वर या इनके पास में जिनके पास में भी पासवर्ड होंगे वो एक देख सकता है कि इस लोकेशन में एम्बुलेंस खड़ी, तो सबसे पहले उस एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाया जा सकता है इमरजेंसी के लिए। बिल्कुल सही है। तो एक बहुत सुविधाजनक हो जाएगा आने वाले टाइम में। एक तो वाहन आपका खुद का एक साइट है वाहन? हाँ जी। क्या है ये वाहन साइट? एक सॉफ्टवेयर है जिसमें सारे वाहन से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो जो डिपार्टमेंट को करने होते हैं वो हमारे पास में लॉगिन आईडी पासवर्ड है। सिटीजन पोर्टल है, तो सिटीजन पोर्टल पे जो भी व्यक्ति अपना काम करवाना चाहता है वो अपनी एप्लीकेशन वगैरह सारा कुछ वाहन से लगा सकता है। पेमेंट वाहन से कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन का अपलोडिंग वो वाहन से कर सकता है, सब कुछ वो उसी से कर सकता है। जी। अच्छा, जगह जगह रास्ते में हम देखते हैं कि पॉल्यूशन को लेकर छोटी छोटी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। हाँ जी। क्या ये ऑथराइज? हाँ बिल्कुल ही ऑथराइज है साहब। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट राजस्थान से ऑथराइज है, इनको परमिशन दे रखी है और ये लोग पॉल्यूशन जारी करते हैं। आने वाले दिनों में कोई नई नीति या सुरक्षा नीति वाहन को लेकर या यातायात को लेकर? साहब सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वर्ष को नो रिफ्लेक्टर नो व्हीकल घोषित किया गया है। किसी भी वाहन पे, कॉमर्शियल वाहन पे, ट्रैक्टर ट्रॉली पे या ऊंट गाड़ों पे किसी भी तरीके से बिना रिफ्लेक्टर के वो वाहन संचालित न हो, क्योंकि कई दुर्घटनाएं ऐसी होती है जो रात्रि के अंधेरे में रिफ्लेक्टर नहीं होने की वजह से हो जाती है। तो उन सबको रोकने के लिए इस तरीके से राज्य सरकार द्वारा एक अभियान के रूप में से लिया गया है। और हमारे द्वारा भी जो है ग्रामीण एरियाज में जो भी हमारे इंस्पेक्टर्स को अलॉटेड हैं वो जाते हैं वहां पर रिफ्लेक्टर का कैंपेन लगाते हैं और इवन हम लोग वहां पे उनके सरपंच और ग्राम सेवक इनसे भी टाइप करते हैं थोड़ा सा, और उसके अकॉर्डिंगली भी उनको भी रिफ्लेक्टर प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपकी भी नजर में कोई जो वाहन कहीं हमारे को संचालित होते हुए नहीं दिखे और उन पे भी रिफ्लेक्टर लगवाते हैं। तो ये एक नया इनोवेशन का काम कर रहे हैं हम लोग। अभी नई पीढ़ी जो वाहन चला रही है अपने अंदाज से चलाए, संयम रखे, बिना लाइसेंस वाहन ना चलाए और युवा पीढ़ी अपने आप में संयम रखें। जिस समय आपकी लीगलाइज्ड उम्र हो उस समय आप लाइसेंस होल्डर बने और उसके बाद ही वाहन का संचालन करना शुरू करें। जिला परिवहन अधिकारी श्री गणपत जी पुन्नर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में बता रहे हैं और बड़ी अच्छी जानकारी आपने सभी को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भानु जी।